बच्चे के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है। अगर संस्कृति बचानी है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन दो, इनको किताबें दे दो हाथ में, तो शायद संस्कृति बच जाएगी। पांचवी क्लास की बच्चे नहीं होगी जिसके हाथ में मोबाइल है। और जब हम पांचवी क्लास में पढ़ते थे इसी बात से खुश हो जाते थे छठी में पेन मिलेगा। पैंट पहनने को मिलेगी, हाफ पैंट में घूमते थे। और आपने इतनी बढ़िया आदरणीय पवार जी ने शहीदों की और देश की रक्षा करने वालों की कविता पढ़ी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 5 घंटे से मैं 2 जवानों को देख रहा था जो मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 5 घंटे लगातार खड़े होने के बाद दूसरे जवान आते हैं, आप देखिए ये हिले भी नहीं। ये देश रक्षक हैं, ये खड़े, इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। आइए, मैं ओज का कवि नहीं हूँ, आदरणीय हरिओम पवार जी ओज के कवि हैं, ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूँ शहीदों के नाम। मैंने जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। जब सीमा पे कोई बेटा शहीद होता है तब उसके घर में क्या होता होगा, उसकी माँ पे क्या बीतती होगी, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन आज काव्य पाठ यहाँ से शुरू करता हूँ कि जिस दिन डॉक्टर सुरेंद्र, जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एक पंक्ति में सुनाता हूं। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और जब देश की रक्षा को ऐसे जवान मुस्तैद हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। और जैसा कि आपने देखा, अब तो देश के लाल किले की प्राचीर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है, और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया झुकती है। तब मैं कहना चाहता हूँ ये देश खड़ा होकर ये भाषा बोलते। मेरी 4 पंक्तियां डॉक्टर हरिओम पवार को समर्पित करता हूँ, ये उनका विषय है, इसलिए मैंने इस विषय में कुछ लिखा नहीं, लेकिन समर्पित करता हूँ। मैंने कहा कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है। हम लोगों ने कभी विध्वंस नहीं किया। भारत 5000 साल से विध्वंस कभी नहीं किया, सृजन किया। सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश ये खड़ा होकर भाषा बोल दे तो किसी हरिओम पवार को तालिबान के खिलाफ कविता लिखने की, आतंकवाद के खिलाफ कविता लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भाषा मैं बोलने जा रहा हूं। और ये भाषा मुझे खुशी है कि देश की लाल किले की प्राचीर पे बोली जाती है और सारी दुनिया सुनता है कि सचमुच अब हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। और ये भाषा बोली जाने लगी। हालांकि पवार जी, आप कह रहे थे पाकिस्तान चरणों में आ जाएगा, क्या करेंगे उसे चरणों में लाके? हमारी एक खाली मिसाइल वहां गई थी जिसमें प्रधानमंत्री को डायरिया हो गया, और वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे गृह मंत्री जी को 4 बार फोन किया। आप तो उपाध्यक्ष पार्टी के, आप जानते होंगे, इन्होंने उठाया ही नहीं। ये फोन करे, ये उठाए नहीं, ये फोन करे, ये उठाए नहीं। अगले को पता ही नहीं चला, 5 बार मिस्ड कॉल देके वो बीजेपी का मेंबर बन गया। अब उस पाकिस्तान की हम क्या चिंता कर रहे हैं? और जब तक ये 2 हमारे बैठे हैं ऊपर, क्या अमेरिका की औकात दुनिया के चाहे जितने परमाणु बम बना ले, चाहे जितनी मिसाइल बना दे, चाहे जितनी दादागिरी कर ले, उसको कहना हिम्मत है तो एक बार आ और रायपुर से दुर्ग सड़क तक आके दिखा तू एक बार। एक पंक्ति में कहता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। आपने इतनी लंबी बात की पहुंच, एक पंक्ति में। तो पाकिस्तान ने मांगा कि हमें कर्ज दो, तो अमेरिका ने कहा कि हम तुझे कर्ज क्यों दें? बोले क्योंकि तुम हमारे बाप के दोस्त हो। जोधपुर का, जोधपुर में रावण को जो है दामाद मानते हैं, क्योंकि मंदोदरी जो है वो जोधपुर की। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं और सारे देश में दामाद को रावण मानते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते।
पंवार जी तो ऐसे कवि जो सटीक वीर रस लिखते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, इस देश में मुझे इस माइक पे कहते कोई गुरेज नहीं है, जितने वीर रस के कवि हैं बस वो ये कोशिश करते हैं किसी तरह हरिओम पंवार हो जाए। हर आदमी यही कोशिश करता है कि ये पंक्ति इन्होंने कही तो ऐसे कर दो, ये पर हरिओम पंवार होना आसान थोड़ी है साहब। इसके लिए आदमी को जीवन पर कुंवारा रहना पड़ता है। तो और छत्तीसगढ़ में तो बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। अब आप पूरे सारी जिंदगी भगवान का दुआ मांगते हैं हमारे बेटा हो जाए, वो फेसबुक पे पूजा शर्मा बन के बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। मोबाइल पे अचानक कोई पुरुष का स्वर बात करते हुए मीठा हो जाए तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। या नहीं आया मिलते हैं ना, वरना खुद की बीवी से डॉक्टर साहब जब आदमी बात करता है, ये ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा, जब खुद की बीवी से बात करता है तो एक ही बात पूरी बोलता ही नहीं, पूरा सेंटेंस तो कभी बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है, वो भी दो दो बार। हेलो हेलो, हाँ दुकान पे खा लिया फोन रख। अब ये पंवार जी भी ऐसे जिन्होंने जीवन में बात नहीं की है, सुने 40 साल पहले, और मेरे से पंवार जी का रिश्ता जो है प्यार का, स्नेह का, मोहब्बत का, मजाक का, आप यकीन नहीं मानेंगे। अभी जब बैठे तो मैंने 1000 रुपए दिए इनको अभी, हाँ, और इन्होंने 500 एक्स्ट्रा और खींचे। ये सच झूठ नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। काव्य पाठ करते बैठे, मैंने कहा आज बहुत बढ़िया पढ़ा आपने लोग। देखा ना अभिषेक, आपने देखा 42 साल पहले पहला कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा था, उस पहले कवि सम्मेलन मुझे 100 रुपए मिले थे। मैंने 5000 दिए थे, कुल 1500। अरे 100 रुपए, एक तो तारीफ कर रहा हूँ, बीच में बोल के और खराब कर रहे हो अपनी गति यार तुम। और 100 रुपए 1980-81 में मिले थे, जिसमें 20 रुपए इनका हिस्सा था। मैं जानता हूँ 5 कवि थे, लेकिन वो 20 रुपए किसी 20 अरब 20 करोड़ से कम नहीं है साहब, क्योंकि उन्हीं उसने ही वो ताकत दी कि हम यहाँ आगे खड़े हुए। और पंवार जी मेरे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, उनको कहता हूँ, मजाक का हमारा रिश्ता भी है, तो बहुत सटीक वीर के कवि हैं। वरना हमारे वीर के कवि इतने जोश में आ जाते हैं और गलत जगह पे जोश में आ जाते हैं। एक गया बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, तो बैंक वाले ने कहा पैसे नहीं है, और तुम माल्या को उधार। वीरस का कवि था, जोश में आ गया, और तुम माल्या को उधार। अच्छा माल्या, क्लास में बच्चे ने पूछा था माल्यार्पण किसे कहते हैं? बोले सरकारी बैंक जनता का माल लेके जो माल्या को अर्पण कर देते हैं उसे माल्यार्पण कहते हैं। तो गया बैंक में, उनका पैसे नहीं है, क्लर्क ने कह दिया और तुम माल्या को उधार। अरे बोले बैंक में पैसे तेरे खाते में नहीं, निकल यहां से। गलत जगह जोश आ जाता है, गलत जगह जोश आ जाता है। इसलिए अब रात को 2 बजे वीरस का कवि उठा, आप दोनों रक्षा में ही खड़े हुए हो ना, पता नहीं भाई क्या, नहीं झुकेगा तो कोई सवाल ही नहीं। अपना डायलॉग है, शंभू शिखर नगर का झुकेगा नहीं साला जब तक नोट नहीं गिर जाए, उसके बाद तो बाप भी झुकेगा, पैसा है क्या करो। रात को 2 बजे पंवार जी वैसे ही आपके जो नकल करते ना वैसा वीर रस का कवि, रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी वीर रस में, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, दिए के झापड़, बोले पजामे के एक पाय से मैं दोनों टांग फंसा रखी है। और उस पे पजामा चूड़ीदार, आदमी को कोमा हो जाए लकवा का। आप कल्पना करके देखो, आपको क्या लगता है शंभू शुक्र ने धोती पहनना ऐसे शुरू किया?
तेरे तो नहीं लगे। ये देखो ये जीवन का आनंद। फिर भुवन जी प्रेम के गीत पढ़ रही थी, क्या था वो, नदिया के पार ले जाऊं सावरिया, क्या था, चल चल परदेसी, क्या नदिया के पार, फिर वहां हैंडपंप खोदे जाके, इधर नदी है बीच में, उस पार ले जाने की, इसमें क्या बड़ी मतलब क्या चाह क्या है उस पार ले जाने की? इस पार का क्या आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, इधर का पानी नहीं आता है, बिजली नहीं है क्या उस पार? और ये मेरे को गीत कभी समझ नहीं आया साहब। मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास में एक बच्ची आई, सुना डॉक्टर साहब, हमारा साहब, बच्ची आई तो असाइनमेंट होता है ना आजकल के स्कूलों में असाइनमेंट होते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या होना चाहते हैं जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं। तो किसी ने लिखा आई वांट टू बी डॉक्टर और लंबा लेख लिखा, किसी ने लिखा आई वांट टू बी इंजीनियर और बहुत बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा, एक बच्चे ने सिर्फ लिखा आई वांट टू बी हैप्पी। तो उस टीचर ने, मैं खुश रहना चाहती हूँ, खुश होना चाहती हूँ, टीचर ने उस बच्ची के बाप को बुला लिया, बोले आपकी बच्ची देखो इतना बड़ा आर्टिकल लिखना था, इसमें ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, और इसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा आई वांट टू बी हैप्पी, इसे असाइनमेंट ही समझ में नहीं आया। बोले मैडम इसे तो असाइनमेंट समझ में नहीं आया, आपको तो जिंदगी समझ में नहीं आया। ये खुशी होना बहुत आवश्यक है जीवन में, ये खुशी आनी चाहिए। स्कूल से मुझे याद आया, डॉक्टर स्कूल की बात कर रहे थे, आप अंग्रेजी स्कूलों की बात कर रहे थे। अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे आजकल आप देखो, अंग्रेजी स्कूल हमारे जमाने की बात करो, आजकल के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल को, कल टुमारो इज द फंक्शन इन द स्कूल, सारे बच्चों को आई एम वेरी एक्साइटेड, हमको कहते हैं कल स्कूल में फंक्शन है, बस्ता लाना है कि नहीं कल? हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये थी। ये आजकल के बच्चे एक बटर स्कॉच आइसक्रीम खरीदने जाते हैं ना, एक बटर स्कॉच दे दो, एक वनीला दे दो, एक टूटी फ्रूटी, तो हम दे देंगे 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, एक ये जो खराब हो दे दो। हमारा बचपन बहुत अलग अंदाज से बीता, जिंदगी वो थी। अब कोई जिंदगी बची कि अमन अक्सर बची नहीं है। तू भजन लिखने लग गया अभी से, तेरी उम्र देख यार, इस उम्र में भजन कर रहा है जी। अनूप जलोटा नहीं बन सकता है, उसके लिए बहुत अलग किस्म का टैलेंट चाहिए। वो टैलेंट बहुत अलग टाइप का टैलेंट है, और हमारे देश में टैलेंटेड लोगों की तो कमी नहीं है। चेहरों से बात करते हैं पांडे साहब, व्यक्तित्वों से बात नहीं करते, चरित्रों से बात नहीं करते, हम चेहरों से बात करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अगर ये व्हाट्सएप 1947 के पहले आ गया होता तो देश आज तक आजाद नहीं होता, आज तक नहीं होता। हम एक दूसरे को मैसेज डालते हैं, इस मैसेज को इतना फैला होगा अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए, हम नहीं होते आजाद, हम यही करते रहते। तब मैं कहता हूं कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। हमने जिंदगी खत्म कर दी और हम चेहरों से बात करते हैं। आप खूबसूरत चेहरा देखिए, तुरंत लोग बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप किसी पुरुष के लिए तैयार हो तो माफ करना, नेहा कक्कड़ जी मेरी भी मित्र है। जिस देश में नेहा कक्कड़ जी के सोशल मीडिया पे 70 मिलियन फॉलोअर हो और आशा भोसले जी के सिर्फ 3.5 लाख तब ये बात करनी पड़ती है जो मैं करने जा रहा हूं। यानी प्रतिभाओं से तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ चेहरों से बात करते हैं। जिसका मैं उदाहरण देता हूं, कोई अच्छा चेहरा देख ले बस हम सोशल मीडिया पे, फिर आप देखो लोगों के आहा हा फ्रस्ट्रेटेड कुंठित लोग। आज मैं लोकल बस से बाजार गया, पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जाया कर भिखारी की औलाद। जाते हैं कि हम क्या है, तुरंत बदल जाते हैं। मान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए। संजय झाला की कितनी खूबसूरत पंक्तियां कि कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। कहीं होंगे भगत सिंह तो कहते होंगे सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। ये हमारा सच रहेगा। मुझे लोग कहते हैं आप कवियां भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते, मैंने कहा मैं नहीं बोलता।
कभी नहीं बोलता। आप समझिए कि राजनीति को गाली देने से देश में भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होता और होगा भी नहीं, और मैं कह भी नहीं सकता। बहुत आसान होता है नेताओं को गालियां, बहुत आसान होता है राजनीति को गालियां देना, बहुत आसान होता है उन चरित्रों पे उंगलियां उठाना जो पदों पे बैठे होते हैं, लेकिन उनको चुन के भेजने वाला मैं हूं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ? आप मेरी बात के दर्द को समझना तो कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र दुबे मेरे दर्द को समझना जो मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का आखिर अधिकार क्या है? मैं अगर ट्रेन में जाता हूं और मेरे पास सीट नहीं है, मैं 500 रुपए दे के सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं अगर मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के घर मिठाई का डिब्बा देके जाता हूं और नंबर बढ़वाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? सड़क पे किसी कोई लड़की को छेड़ता है, मैं रोक के बचाता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स से आता हूं, बिना पैसे दिए छूट के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार चला के उसे नीचे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? अरे 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा। और हमारा तो अभी मैंने देखा, जब आ रहे थे हम दिल से गाड़ी, कहा भावेश कहाँ है? उसको पुलिस वालों ने आकर के 2000 रुपए, अरे वो तो पहले तो चौंक गया, पुलिस वाले पैसे दे रहे हैं। बोले कोई गलती हो गई? बोले कोई गलती नहीं, इनाम है, जो सीट बेल्ट लगा के आएगा उसको इनाम मिलेगा, ये लीजिए आप सीट बेल्ट लगा के आए, 2000 रुपए लीजिए। क्या करेंगे इन 2000 का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। हमारे तो कुएं में भांग पड़ी हुई, हम लोग करें कि अच्छा, लेकिन हम लोग जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं, जीवन में आनंद आना चाहिए। डॉक्टर भगवान जैसा आपको कहा, मेरे जीवन में खुशी आनी चाहिए। हम मारवाड़ियों की औलाद, विशुद्ध मारवाड़ी, डॉक्टर रंग सिंह, मैं तो जोधपुर का प्योर मारवाड़ी। हमारे बचपन से सिखा दिया कि आनंद एक ही चीज में है, किसी चीज में भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में गाया मारवाड़ी। अभी तो बच्चन साहब सवाल करते हैं, बताइए 7 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? बोले गिनूंगा। क्या करेगा आदमी उसमें यार? सवाल ही कैसा? क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, देखो मारवाड़ी को मैथमेटिक्स, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे मैथमेटिक्स में आप देखो ना, उदाहरण देके पढ़ाते हैं, तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए। अच्छा, ये मैथमेटिक्स का उदाहरण मुझे जीवन में समझ में नहीं आया। वो 3 बिंदु बना के चूंकि माना की, तो कैसे मान लो माना की चूंकि। हमारा जमाना तो ऐसा था, इन बच्चों को आज कहो तो मोबाइल फोन मिल जाता है, हमें 5 रुपए के लिए नागिन नाच करना पड़ता था, 2-2 घंटे तक तो नहीं मिलता था हमें कुछ। तो क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पेंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की मतलब, मैंने कहा पेंट किसी और की है। बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूं, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है, अटंडी नहीं दे मेरा बाप। मैं जानता हूं वो सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान है। हमारे भिखारी आ गया उनके पास, बोला आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी, तो जब खा के आया तो बचा, कितनी देर खाता रहेगा? एक बार वो आगरा गए तो उन्होंने ऑटो वाले को पूछा, बोले ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। अरे बोले चलने का, बोले 150 रुपए, तो इन्होंने बोला 150 क्यों, 100 में ले जा। तो ऑटो वाला बोला 100 में कौन ले जाएगा? बोले बैठ पीछे, मैं तैयार हूं। मैंने खुद हमारे घर में शमशान घाट के लिए लोग, अच्छा आप देखो लोग मांगने भी कैसे आते हैं। कौन सा शमशान घाट पे लोग मांगने आ गए, तेरे पिताजी का कुछ दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा, कहां के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, क्या पैसा करा? अच्छा मेरे चाचा जी तो उनसे भी आ गए, रमन सिंह साहब, लोग अनाथालय के लिए उनसे कुछ मांगने आए, उन्होंने तो औलाद दी। हम चीज ही ऐसी है। मेरे पिताजी एक दर्जी के पास गए, उसने लगभग आत्महत्या कर ली। सुरेंद्र दुबे जी, दर्जी ने लगभग आत्महत्या कर ली। पिताजी ने पूछा पैंट सिलेगा? बोले सिलूंगा। धंधा ये कितने रुपए लेगा? बोले 400 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निकर समझते ना, हाफ पैंट होती है। एक बार शंभू शुगर आया मेरे पास, मैंने कहा हाफ पैंट में कैसे? बोला सैटरडे हाफ डे। मैंने कहा कल आना ही मत। आप जब
समझ में आया ताली बजाओ, मेरा क्या लेना देना? तो पिताजी गए दर्जी के पास, उन्होंने लगभग आत्महत्या कर ली। दर्जी ने बोले पैंट सिलेगा? बोले हाँ सिलूंगा। कितने लेगा? बोले 400 रुपये। 400 बहुत ज्यादा। निक्कर? बोले हाँ। उसके कितने? बोले 100 रुपये। बोले हाँ तो निक्कर ही सिल दे। अब वो नाप लेने लगे, बोले कितनी लंबी रखूं? बोले जमीन तक। सिलाई तेरी नपाई मेरी, कुछ गलत थोड़ी कह रहा। हम चीजें ऐसी है, बहुत बारीक बात कर रहे हो, क्योंकि हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट है। सिंह साहब टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए पांडे जी, मुझे नहीं मालूम यहाँ के जितना समय, ये मेरी टिप्पणी बड़ी मशहूर हुई। हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं कि हम सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। आप 1 सेकंड जल्दी उठा लो बिस्किट, कठोर का कठोर, और 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। और फिर आदमी भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, ढूंढता जरूर है लाकर बिस्किट ला गया है। हिंदुस्तानी है ना कल्चर से, है तो इसी कल्चर के, हमारी कल्चर तो यही है। हिंदुस्तानी से बढ़कर किसी का आविष्कार हो सकता है? दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। हमारा कोई जीत ही नहीं सकता हमसे। एक जगह को बड़ा पुल बनवाना था, पांडे साहब आप तो संसद में बैठते हैं, पुल बनवाना था, आ जाइए। पुल बनवाना था, बोले टेंडर कॉल किया गया था, चाइनीज आया, बोले कितने लगेंगे? बोले 6 लाख। 6 लाख क्यों? बोले 3 लाख मेरी टेक्नोलॉजी के, 3 लाख लेबर। एक अमेरिकन आया, कितने? बोले 12 लाख। 12 लाख क्यों? बोले टेक्नोलॉजी बेटर है मेरी, 6 लाख लेबर, 6 लाख टेक्नोलॉजी। अपना भी गया है, बोले 26 लाख। बोले 26 क्यों? बोले 10 आपके। दस मेरे और 6 में तो चाइनीज बढ़ा ही देगा, अपने को क्या दिक्कत है? ये अपना काम है। तो हम फंसे उस रात पैदा नहीं हो रही, हमें कोई फंसा ही नहीं सकता। हम चीज ही अलग है। अमेरिका काय का अमेरिका? मैं गया अमेरिका, वहां चूप में जाना था, घर की मेरे पास बैठी थी, व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा तू बता, व्हाट इज योर नेम? बोले मून। मैंने कहा मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम तो फतेह करने वाले लोग हैं। जो हमारा, आप देखो ये हमारा कमाल, मुझे नहीं मालूम कितना समझ में आएगा, लेकिन हमारा कमाल देखो सिंह साहब, हम फंस ही नहीं सकते थे। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, बहुत साल पहले की बात है, बैंगलोर से बॉम्बे, ऊपर लेटा हुआ था, नीचे 2 साहब बैठे हुए, नहीं सकते डायरेक्ट किसी को गाली देना हमारा अपराध है ही, काम ही नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं, किसी को जहर भी देना हो तो काय को जहर, जब गुड़ देके मरना तो जहर देके क्यों मारना? वैसे मार दो। हम लोग इतनी शक्कर खिला दें, डायबिटीज से मरता है आदमी, जहर देने की क्या जरूरत है? हमारे पास इलाज बहुत अलग है। जैसे आपके घर में बहुत बढ़िया इलाज आपको बताता हूँ, मेहमान आया तो कुर्सी और टेबल की दूरी थोड़ी सी ज्यादा पड़े, बिस्किट और नमकीन दोनों बचेंगे। पक्के मारवाड़ी, ये है हम मारवाड़ी साहब। एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते साहब, जो हमारे भीतर है। और हैं हम तो सीना ठोक के गए थे। अच्छा मेरे पिताजी गए डॉक्टर के पास एक बार रात को, डॉक्टर के घर गए, बोले डॉक्टर घर पे कोई बीमार है, चलोगे? बोले चलूंगा। क्या फीस लोगे? बोले 600 रुपए। बोले चलो साहब। डॉक्टर ने गाड़ी निकाली, पिताजी बैठे, घर पे आए, डॉक्टर उतरा, मरीज कहाँ है? बोले कोई मरीज नहीं है, टैक्सी वाला 300 मांग रहा था। इस चक्कर में 3 लोग आ गए, 900 में बच गए। हो जाता है जीवन के अंदर, ये बचाने का तरीका आना चाहिए। और देखो आप, मैं कितना समय भी बचाता हूं, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, मैंने एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ। अच्छा मैं कभी कहूंगा भी नहीं, मैं जीवन में नहीं कहता, मैं बहुत ईमानदारी से कहना, हमारा काम कविता सुनाना। तो तुम तो यार खुश रहना चाहिए जीवन के अंदर, बस ये जीवन में आनंद आना चाहिए। हंसी आदमी की होनी चाहिए, मुंह फाड़ के ऐसे पास वाला झाँक के देख ले सुबह नाश्ते में क्या खाया था, बनियान फाड़ हंसी होनी चाहिए आदमी। हाँ हंसी हो तो ऐसी हो, वरना काय की हंसी हो, लेकिन इनकी आदत खराब है। ये शंभू शिखर की शादी हुई, हाँ इसकी भी हुई, शादी हुई तो पहली है इस तक की, देखो इस तक की हुई, सोचो ऐसा। खैर इन्होंने तो देश हित में नहीं की,
अच्छा हुआ देश इसमें नहीं हुए, सही कह रहा है। देश बड़ा, ये कोई देश गाने वाला भी तो चाहिए। शंभू शिखर का विवाह हुआ, पहली रात को बीबी का घूंघट उठा और प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। वो थोड़ा शर्मा ही बोले, शर्मा मत, ताली बजा। आदत खराब होती है ना। आदत ऐसी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जब स्कूल में थे, एक जमाने में पढ़ते तो क्या थे, जिस जमाने में बचपन में 4वीं-5वीं में थे, इनका प्रिय विषय था भैंस। इनको विषय कोई भी दो, निबंध भैंस पर ही लिखते थे। कोई विषय जो दो दुनिया निबंध भैंस पर ही। भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगें होती है, भैंस हमें दूध देती है। टीचर परेशान, बोले यार ये कमाल का आदमी है, हमेशा भैंस पे ही लिखता है। लेकिन आदत। एक नया टीचर आया, बोले अब देख कैसे लिखता है। इन्होंने विषय दिया कुतुब मीनार, अब लिख बेटा। अब कुतुब मीनार पे सुरेंद्र दुबे जी ने लिखना शुरू किया। कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है। भैंस की 4 टांगे होती है। आदत होती है। ये शंभू शिखर, प्राण जाए पर मोजा न जाए। 2 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि आ रहा है। मोजा जब चमड़ी बन जाता है तभी उतरता है। बहुत वर्ष पहले आया, जब मैं हॉस्टल में था, उस वक्त पढ़ता था। मैंने बोले भाई साहब, मैंने कहा तुम मुझे दो दो। आदत की बात बता रहा हूँ, आदत कैसी होती है। बोले भाई साहब शाम को खाना, मैंने कहा मैं तो खुद किसी की पार्टी में जा रहा हूँ, कोई शादी का खाना था वहां जा रहा हूँ। बोले मैं भी चलता। मैंने कहा चल तू, पर शर्त है मुझे ये नहीं, खाली सब भाग जाएंगे वहां से। तो बोले साहब मेरे पास तो पैसे नहीं, आप दिला दो। मैंने नए मोजे दिलाए पांडे साहब। मैंने कहा शाम को मिल लेना। नए मुझे खरीदवाए, वहां आया, शाम को खाना खाने अंदर मिले, जैसे ही प्लेट उठाई वही महक। मैंने कहा तेरे को मुझे दिलवाया था ना। बोले ये रे। तो मैंने कहा मेरी महक कैसे आ रही है। बोले वो ये रे। बैठी मैं उनको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आप पता, जब बुजुर्ग कविताएं सुन के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो मुझे सिर्फ मेरी एक पंक्ति याद आती है, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। इनके होने से ये जो सम्मान हमें मिलता है जिसकी हद नहीं है, लेकिन हमारे इधर के तो बुजुर्ग भी ऐसे हैं। उनका एक ही काम है, शादियों में मुंह बना के घूमो, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं। एक बारात जा रही थी तुम्हारे साथ, बारात जा रही थी, लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब फूफा जी अड़ गए, मैं तो चालू, मैं तो चलूंगा। अब फूफा जी कहे शादी टूट जाएगी। बोले नहीं मैं तो चलूंगा, मेरे को बोरी में बंद करके ले जाओ, पर चलूंगा। अब बोरी में बंद करके ले गए फूफा जी को। अब वहां जैसे ही बारात पहुंची तो लड़की वालों ने दूसरी शर्त रख दी कि हम रिश्ता तभी करेंगे, हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उसको रातों रात दूध की नदी कर दो, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। तो रिश्ता टूट जाएगा, सब परेशान। अब क्या करें। अब फूफा जी के मुझे निकालो, बोरी में से फूफा जी को निकालो। बोले क्यों चिंता कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे रिश्ता टूटेगा, रात में नदी करनी है ना दूध की, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो बस खाली करा दो। हम दूध से कर देंगे। जैसे ये खबर वहां तक पहुंची, लड़की वालों ने कहा बारात में कोई बुजुर्ग आया है क्या, हम उस परिवार में लड़की की शादी जरूर करेंगे जहां बुजुर्गों की बात मानी जाती है। और इन बच्चों को सिखाइए कि अपने दादा दादी नाने नानी के पास बैठे थोड़ी देर, तो जिंदगी का बहुत सारा सबक ये लोग पाएंगे। उनके पास बैठाइए, थोड़ी देर वक्त दीजिए। उनका जो भी आपकी जो मस्ती जिंदा है, 4 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर वो कविता सुनाता हूं जो सुनाने का मेरा आज अचानक मन हो गया, क्योंकि इस धरती पर सुनाऊंगा। वो 4 पंक्तियां आप जो इतने 25-30 हजार लोग बैठे हैं, इस देश में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, उसके बाद भी हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तब कहना चाहता हूं सुनना। इस देश के 80% चूल्हे वो है जो सुबह जले तो ये नहीं पता होता कि शाम को उस पर तवा होगा या नहीं होगा। वो इतने सारे पेट वो हैं जो सुबह भरते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि रात को पेट रोटी खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी। बहुत सारे कदम बच्चों के स्कूल के वो हैं जो उन्हें ये पता नहीं होता कि वो स्कूल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद भी ये देश हंसता है, मुस्कुराता है। मेरी जिंदगी से शुरू करता हूं, जहां से मैं निकला, गांवों से, और आपकी और मेरी ये जो मध्यम वर्ग की जिंदगी, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। आखिर मेरी जिंदगी है क्या? मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना।
फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस ना जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी। हिंदी कविता, ये हमारा मंच, हमारी माँ है, इसलिए हम लोग इसके प्रति आभारी हैं और ये सच बोलने का काम करता है और आप लोग सच का, साहस का साथ दे रहे हैं, इसलिए अंत में आपको ये कविता सुनाता हूं। इस कविता का जन्म हिंदुस्तान में नहीं, ह्यूस्टन अमेरिका में हुआ था। सुनना मैं क्या कहता हूँ, इसी धरती पर सुना सकता हूँ और आपको लगता है कि अगर इस धरती पर कविता सुनानी चाहिए तो मुझे बताइएगा। देखिए, तमाम ये कवि लोग चाहे कितनी भी बात कर ले, अंततः इनके भीतर सिर्फ मुल्क होता है। तब एक शायर के 2 शेर में इनके नाम करता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया है। जो वतन है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तब मैं सुनाता हूं ह्यूस्टन में, ये आखिरी के 5 मिनट और ये कविता आपको सौंप के जाना चाहता हूं। ह्यूस्टन में जब काव्य पाठ कर रहा था तो करके जब बैठा तो एक लड़का आके बोला कि भाई शैलेश, माइक पे खड़े होके बहुत चिल्लाते हो कि मेरा देश महान है, मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? यकीन मानिए मेरी जगह आप होते तो आपको भी बहुत कष्ट होता, लेकिन आप मेरे दर्द का कारण समझना जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे को दर्द इसलिए हुआ मुझे क्योंकि मुझे ये कहने वाला कि तेरे मुल्क में क्या रखा है, वो लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। वो हिंदुस्तानी जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके अपने ही देशवासी को ये कहे कि तेरे देश में क्या रखा है, तब पीड़ा कितनी हुई होगी। तब एक कहानी से शुरू करता हूं ये बात कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती है। तो सोने, आप जानते पढ़े लिखे लोग हैं कि सोने और लोहे को बनाने के पहले लोहे में आग में तपाया जाता है, थोक पीट के उसको सीधा किया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा, लोहे तू लोहा है, मैं सोना, मुझे सुनार बनाता है बनाने के पहले और तुझे लोहार बनाता है। सुनार जब मुझे बनाता है, ठोकता पीटता है तो मैं आवाज नहीं करता, चुप रहता हूं, लेकिन लोहार जब तुझे ठोकता पीटता है तो इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने जवाब दिया, मेरी कविता की जमीन है, मेरी कविता की आत्मा है, मैं टांगता हूं उस पर। लोहे ने कहा कि यार सोने, तू सोना है, सुनार तुझे पीटता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। तो मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है। तब सुनाता हूं, 5-6 घंटे से यहां बैठे हैं, मैं ऊर्जा नहीं मांगता, बस देश के प्रति प्यार मांगता हूं। तब कहता हूं कि आखिर हमारे देश में रखा था, जैसे हमारे देश में तो आजकल आटा लीटर में मिलता ही है, ये हमारे देश में ही है, ये हमारे देश में ही हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे देश में जैसे छत्तीसगढ़ में आप आओ कभी, हमारे आप इस देश में आप किसी भी स्पीड पर गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप गाड़ी तेज चलाओ, मरेगा साला। आप धीरे चलाओ, पार्क में चला रहा है क्या? आप बराबर में चला दो, अपने बाप से रेस लगाएगा। मेरी गाड़ी के आगे एक लड़का साइकिल लेके जा रहा था, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। एक से ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तब सुनाता हूं कि हमारे देश में क्या है, दुनिया के पास नहीं है। कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये 2 दृश्य सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि आखिर मेरे देश के पास क्या है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। अब मैंने कहा काम की बात चल रही है, सुनो। अपन सूखे प्रदेश राजस्थान के लोग, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। पिता बोले ओके ओके, डोंट गेट टेंस, थिंक शी वाज अ नॉनसेंस एंड चेंज हर। मैंने कहा गजब का बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की, वाह क्या, अभी आप कह रहे थे बीमारी आई नहीं है, आप संस्कृति की बात कर रहे थे, और क्या कमाल का शब्द इतने सारे लोगों ने सौंपा है, पटा। इसी से आपके चरित्र का पता चलता है। लेकिन चलिए कि जो परिश्रम, जो मेहनत, जो ताकत पटाने में है, वो और किसी चीज में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा, तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे, तुम हमारे जोड़ के शब्द ले आओ। बोले कैसे? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़ा। मैंने कहा वाइफ को क्या बोलते, पत्नी को क्या बोलते? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई।
मैं कहा तुम्हारा किसी से प्यार हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। अपने यहाँ तो लफड़ा ही होता है, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मैंने अंग्रेजों को कहा कि तुम, हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है हिंदी में, तुम उसका अनुवाद कर लो बस। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक ली है। मैंने कहा ला कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। हमारी भाषा के लिए एक बार बताइए, हमारी अद्भुत भाषा है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कहते। मैंने कहा हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। अब मैंने कहा कर इसका ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा? जिगर का फूल, फ्लावर ऑफ लिवर। ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। मैंने कहा गजब का बात है, सारी चिंता हटा। और दूसरी लड़की, मैंने कहा है खुदा मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो कितना मजा आता, मजे से लड़कियां घुमाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। मुझे 5वीं क्लास में पूछा मारपीट का पर्यायवाची बताओ, मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। इतना पीटा मैं, घर में आते ही कभी भी पीट दिया। हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण पीटो, कारण पूछे तो और पीटो, बस पीटो, बस औलाद को पीटो। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम तो इसीलिए 3 बार कूटते हैं, बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। अमेरिका कितना अच्छा है, हम इनसे कितना पीछे, कितना नीचे है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। और दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़कियां आके लगी मॉम आई जस्ट फ्रेंड। अभी आपने देखा होगा सिंह साहब, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाला इतने हिलते क्यों मुझे आज तक समझ नहीं आया। यू नो आई वांट टू से यू सी, एक आया मेरे पास, चलो जी ना, मैंने कहा मिर्गी के दौरे सीधा खड़ा रहता। आई वांट टू सी, तो डांस क्यों कर रहा है तू इतना यार? और इतनी अवैज्ञानिक भाषा है। इसके चक्कर में मेरा एक दोस्त अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नर्सिंग होम की जगह मैकडोनल्ड्स ले गया। मैंने कहा क्यों? बोले यही लिखा हुआ था फ्री डिलीवरी। मैंने कहा फिर तो डोमिनोज ले जाता, परमानेंट डिलीवरी इन 30 मिनट्स। कुछ भी, इससे अंग्रेजी इतनी अवैज्ञानिक भाषा है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की है मॉम आई जस्ट कांट लिव विद गाय हुम आई लिव। अच्छा, हम ये अंग्रेज जब तक अंग्रेजी बोले जब तक तो ठीक है, पर ये लोकल फॉरेनर, ये लोकल फॉरेनर ही थोड़ा सा यू नो आई नो हिलते हिलते। कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की आई कहने लगी मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दिस गाय हुम आई लिविंग विद फॉर 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ रह रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। अब सुनना, यहां से बात शुरू करता हूं। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे बेटा ये बातें, रोशनी, ये चमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम, ऊपर से हम हंसते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। मुझे कह रहे हैं हम तो दिया है कर रहा है बदिया है कटीम के लोग, हमारे यहाँ रिश्तों की क्या कीमत है तब कहता हूं। वो मुझे कहते हैं कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। अगली बात में बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा। वहां शाम तक बेटा घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों, हमारे पास जो है उसके होने का एहसास नहीं करते हम लोग। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 204 देश है साहब। एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते दुनिया भर के देशों में जाता हूं। आप सब लोगों ने दुनिया घूमी होगी, इन सब की कविताएं सारी दुनिया में गूंजती हैं। इनकी उपस्थिति में कहता हूं पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। दूसरा कोई देश नहीं है। सब कहना चाहता बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना भाई। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं।
अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं, चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। अगर आपके भीतर, आपकी शिराओं में कहीं हिंदुस्तान दौड़ता होगा तो यहां से लेके वहां तक आप एहसास कीजिएगा कि आपके पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मैं ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखा जो हम सब नहीं जानते। मैंने कुछ भी खास नहीं लिखा, अभिधा में एक शब्द भर लिखा है जो देश के घर आंगन में पलता है, जो हमारे शिराओं में हिंदुस्तान बन के दौड़ता है, जो हमारे साथ रहता है। और दावा करता हूं, दुनिया भर का धन, वैभव, यश, संपदा, कीर्ति ले लीजिए, तराजू के 2 पल्ले ले लीजिए और तराजू के एक पल्ले में दुनिया भर का धन, वैभव, यश, संपदा, कीर्ति रख दीजिए और तराजू के दूसरे पल्ले में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द सौंपता हूं आपको, और आपको लगे कि वो एक शब्द दुनिया भर के वैभव पे भारी है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाते हैं, हम जानते हैं, पर वो ऐसा क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, मैंने लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि चंद्रशेखर आजाद माउजर चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन किस वजह से करते हैं, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि गुरु यहां अपने बेटों को दीवारों में चिनवा देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्नाधाय स्वामी भक्ति में अपना बेटा कटवा देती है, लेकिन क्यों करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, लेकिन किस वजह से करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि शोणित हमारे केसर की क्यारी में उगता है, लेकिन क्यों उगता है, मैं ये लिखता हूं। और सौंपता हूं एक शब्द, अगर इस जगह, इस धरती पे अगर उस शब्द की कीमत नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। आपके घर आंगन में पलने वाला मेरा हिंदुस्तान, आपके घर आंगन में पलने वाला वो एक शब्द जो हमारी शिराओं में दौड़ता है, और वो शब्द दुनिया भर के वैभव पे भारी है। तो बताइएगा जरूर कि सुरेंद्र दुबे का छत्तीसगढ़ है, तब कहता हूं कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं, चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है, मेरे देश में संस्कार है, मेरे देश